गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर एस के स्टडी में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों के लिए आज के करंट अफेयर लेके आए हैं और आज के करंट अफेयर में आपको एक एक बारीकी पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट बना रहे, बस यही मेरी कामना है और ये लोग आपकी भी दुआ होनी चाहिए। तो आप लोगों की गुड मॉर्निंग अगर हो गई हो तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। आपकी सबसे पहले फ़ोन से जुड़ी समस्याओं के लिए हाई स्पीड इंटरनेट के लिए सरकार ने एक चीज़ लॉन्च की है। किसके लिए? सरकार ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। देखिए, ह्यूज ने इसरो के साथ शुरू की, क्या की? ह्यूज ने इसरो के साथ शुरू की हाई स्पीड इंटरनेट सेवा, ठीक है। इसरो ने शुरू किया हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं का, क्या किया? इंटरनेट हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। इसमें एक शब्द और जोड़ लिए, सैटेलाइट। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। इसमें क्या होगा? दुनिया भर में जो नेट चलता है वायर पे चलता है। अभी किस पे चलता है? वायर पे। क्या होता है? पूरी दुनिया का क्या होता है? नेट अधिकांश समुद्र की वायरिंग पर क्या होता है? निर्भर होता है। समुद्र में जगह जगह इंटरनेट सेवाओं के लिए एक देश से दूसरे देश में क्या होती हैं? वायर को क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। इसी से क्या होता है? आपके फ़ोन का नेट चलता है। हर प्रकार का नेट क्या होती है? इसकी प्रकार से सुविधाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। मगर भारत में इस प्रकार की सुविधा पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत ने ह्यूज ने इसरो के साथ शुरू किया हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को क्या करेगी? शुभारंभ करेगी। और यह किस में रहेगी? भारत में, ठीक है। भारत में, ठीक है, पहली उच्च, कौन सी? भारत में पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह लॉन्च करेगा, ठीक है। थ्रूपुट उपग्रह क्या करेगा? लॉन्च करेगा, जिसके तहत क्या होगा? पूरी दुनिया में सैटेलाइट के रूप में क्या होगा? इंटरनेट चलेगा। उपग्रह लॉन्च करे, थ्रू उपग्रह। और ये सेवा किसके अंतर्गत आएंगी? सैटेलाइट इंटर सेवा। ये आएंगी ब्रॉडबैंड इंटरनेट से, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा होंगी जी, ठीक है। मतलब कि आप जो जियो फाइबर इस टाइप का फाइबर टाइप से लॉन्च करते हो, इसी तरह ये ब्रॉडबैंड क्या होगी? इंटरनेट सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, फाइबर वगैरह। तो उसके अंतर्गत ही इस सेवा को क्या किया जाएगा? देखा जाएगा। और ऐसा करने वाले भारत में पहली तरह की क्या है, ठीक है, उपग्रह, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसरो इस प्रकार के उपग्रह को बनाने के लिए क्या कर रही है? GSAT जेस्ट 11 GSAT प्लस GSAT 29 उपग्रहों का उपयोग करेगा। इन दोनों उपग्रहों का उपयोग करके क्या करेगा? हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं का क्या होगा? भारत में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का यूज़ किया जाएगा। इसके तहत ये यूजेस अमेरिका की है जी, अमेरिका की है। यूजेस नेटवर्क सिस्टम, ये कहाँ से? अमेरिका से ये नेटवर्क सिस्टम, प्लस भारतीय एयरटेल द्वारा इन सेवाओं को क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। मतलब भारतीय एयरटेल द्वारा क्या किया जाएगा? इन सेवाओं को लॉन्च किया जाएगा। इस तरह से बताया जाएगा कि ये सिर्फ आपको भारतीय एयरटेल
और ह्यूजेस जो कि अमेरिका नेटवर्क की क्या है, ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम है जो कि अमेरिका का है। इसके द्वारा भारतीय एयरटेल द्वारा इन दोनों सेवाओं को मिश्रित करके एक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा क्या करेगी, इसरो शुरू करेगी। इसके तहत ये भारतीय एयरटेल को क्या किया गया, इसमें चुना गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग फ़ोन में भी हाई स्पीड ने का कुछ लोगों के ब्रॉडबैंड लगा होगा, फाइबर, जियो फाइबर, इस टाइप के एयरटेल फाइबर, इस टाइप से बहुत सारी सेवाओं को क्या होगा आप लोग यूज़ करते होंगे। मगर इसके बाद अब आने वाला है सबका बाप, कौन, हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। अब ये देखते हैं ये कौन लगवाता है। ठीक है, इसके तहत आप किसी भी वीडियो को अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, वो भी कुछ सेकंडों में अच्छी से अच्छी क्वालिटी में क्या कर सकते हो, पूरा देख सकते हो। पूरा देखना मतलब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हाई स्पीड इतना ज़्यादा है कि बहुत आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों के तो ये फ़ायदे की बात हो गई कि हाई स्पीड नेट और तेज़ आ रहा, और तेज़ आ रहा, कितना तेज़ आएगा, इतना तेज़ आएगा ये क्या बताएं। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स प्लस इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने क्या किया, संयुक्त अभ्यास किया। किसने किया, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने क्या किया, संयुक्त अभ्यास किया, जिसका नाम था गगन स्ट्राइक। इसका क्या नाम था, गगन स्ट्राइक। ठीक है, इसका नाम क्या दिया, इसको नाम दिया गया गगन स्ट्राइक के रूप में। क्या किया गया, इसको आयोजित किया या अभ्यास को किया। ठीक है, आयोजित किया किस नाम से, गगन स्ट्राइक के नाम से इसको बताया गया। और इसको क्या किया, संयुक्त रूप से अभ्यास किया। और ये कहाँ पर किया, इसे किया पंजाब में। कहाँ किया गया इसे, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में क्या किया गया, इस अभ्यास को किया गया। इस अभ्यास के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाओं को क्या रखा गया, ध्यान रखा गया कि इस अभ्यास को करना क्यों जरूरी था। इस अभ्यास के लिए सशस्त्र बलों के लिए, सशस्त्र बलों। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक वीडियो को लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। ठीक है, बलों की ताकत, सशस्त्र बलों की ताकत प्लस कौशल का प्रदर्शन। बहुत से लोग सोचते होंगे या बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे इन अभ्यास करने से क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए इस प्रकार के, जैसे कि आप घर पे हो, आपकी बाइक है, ठीक है, अब वो बाइक रखी है, आप उसमें पेट्रोल डलाए, सब है, बाइक रखी है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी चलाओगे, तो कम से कम उसको स्टार्ट करके देखिए कि हाँ वो चलती है नहीं। इसी प्रकार से जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप करोगे नहीं। इसी प्रकार इनका जो अभ्यास होते हैं, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती है जिसके तहत उन सिचुएशन से ये किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, अपना समझौता कर सकें और किस प्रकार से उस सिचुएशन से बाहर आ सके और अपने कौशल को दिखा सके कि हाँ भैया इनमें अभी ये इस प्रकार के माहौल में रहने लायक हैं या इस प्रकार के युद्ध को लड़ने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इनके लिए क्या किया जाता है जी, हर साल अभ्यास करते, हर साल क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अपने आप को अपने ताकत का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और ये अभ्यास कितने दिनों तक चलेगा, ये चलेगा 4 दिनों तक। इस अभ्यास को 4 दिनों तक क्या किया जाएगा, संयुक्त रूप से अभ्यास को किया जाएगा। और इसमें हमलावर, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें हमलावर हेलीकॉप्टर, हमलावर हेलीकॉप्टरों प्लस जमीनों के बल। इसमें देखिए क्या होता है,
जो सैनिक होते हैं वो हकीकत की गोलियों को क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। और जो हमलावर हेलीकॉप्टर ये क्या करते हैं, रबड़ की गोली होती है ना, रबड़ बहुत तेज होती है वो, उसके द्वारा क्या करते हैं, फायर करते हैं। ठीक है, उसके द्वारा क्या करते हैं, फायर करते हैं। और वो जिसको भी घल जाए तो वो उसको क्या माना जाता है कि हाँ ये सैनिक युद्ध में लड़ने लायक नहीं, मतलब उसको और अभ्यास की क्या है, ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए क्या करते हैं, इस प्रकार के अभ्यासों को किया जाता है क्योंकि इस प्रकार के अभ्यास को देखते हुए इन लोगों को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, और आने वाले समय में इनको एक अच्छे से अच्छी रूप में, मतलब दूसरे के भारत की सेना में क्या होंगे, ये लोग शामिल होंगे। कौन सी सेना में, कमांडो हुए, और मतलब जो भी इस अभ्यास में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा सैनिक, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है, सेलेक्ट कर लेते हैं। कमांडो वगैरह में भी इसमें से बहुत सारे सैनिक निकलते हैं, और कब बता नहीं सकते, क्योंकि जो देखिए कुछ चीज़ें अपने अंदर होती है। जैसे एयरफोर्स में कोई अच्छा अपना काबिलियत उसमें होगी, इंडियन आर्मी में कोई काबिलियत होगी, अब वो इस अभ्यास को करेगा, दोनों की बराबर की काबिलियत होगी किसी में, तो उसको क्या किया जाएगा, एक अलग सी कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसमें चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। कौन सा, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा में स्थापित। क्या हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हड़प्पा कहाँ पे, हरियाणा में क्या किया जाएगा, इसको स्थापित किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसको पहले ही क्या कर दिया गया, बता दिया गया। इसके अंतर्गत इसे राखी गढ़ी, कहाँ पे, इसे राखी गढ़ी गांव में 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये कितनी, ये राखी गांव में 2600 से 1900 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता क्या किया जाएगा, सामान को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। कहाँ पे, राखीगढ़ गांव में। ठीक है, ये हरियाणा में क्या है, इस गांव का नाम है, मतलब ठीक है, इसको रखा जाएगा इनके सामान को, क्योंकि ये बहुत पुरानी क्या है, सभ्यता। कौन सी, 2600-1900 ईसा पूर्व, मतलब उस टाइम की सबसे आधुनिक सभ्यता के रूप में और सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में जानी जाती। इसके अंतर्गत 5000 साल पुरानी, किसके अंदर, इस दुनिया के संग्रहालय में, ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय के अंदर 5000 साल पुरानी, कितनी, 5000 साल पुरानी कलाकृतियों का प्रदर्शन होगा। कलाकृतियों का प्रदर्शित। ठीक है, कितनी, और जो कलाकृति होंगी किसकी, ये होंगी हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी की क्या होंगी, इन कलाकृतियों को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। कितनी, 5000 साल पुरानी, कि लोग कैसे रहते थे। ठीक है, इस चीज़ को बताया जाएगा, विशेष करके इनकी सभ्यता को। ठीक है, अब इसके बाद जान लेते हैं कि हरियाणा की राजधानी क्या है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है, मनोहर खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, क्या है, यहाँ के सीएम के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है,
जाने क्या, वहाँ के सीएम ही हैं तो जाने तो जाएंगे ही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अपना ये वाला पॉइंट हो गया, आपको पता चल गया कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा का संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है। आप कहोगे चंडीगढ़, जहाँ की राजधानी है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। ऐसा नहीं कहोगे, आप कहोगे हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो आप लोगों को बताई जाएँ। अब आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप लोगों को सिर्फ नेट पे ढूंढना होगा, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में दीजिए, आपको कमेंट में हम आपको लिंक दे देंगे तो और आपको डिटेल में इस चीज़ को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिंसक कुत्तों को मारने के लिए, हिंसक कुत्तों को मारने के लिए, ठीक है, केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेगा। क्योंकि आवारा कुत्ते होते हैं, इनका क्या होता है, ये इनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती जाती है। और क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। रात में अगर आप कहीं जा रहे हो तो आवारा कुत्ते क्या करते हैं, गुट्ट बनाकर किसी व्यक्ति पर भी क्या करते थे, हमला करते हैं। रात के टाइम ये सब हद से ज़्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए केरल सरकार ने बोला, केरल के राज्यों में लोगों को इस प्रकार की बहुत समस्याओं का सामना करने पड़ा, जिसके लिए उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ के लिए क्या मांगेंगे, इजाज़त मांगेंगे कि जो हिंसक कुत्ते हैं, कि जो रात बरात या कभी भी क्या करते हैं, इंसानों पर हमला कर देते हैं, उनको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाते। तो इस प्रकार के जानवरों को हम क्या कर देते, ख़त्म कर देते हैं, मारने के लिए कर देते, क्योंकि ये किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसके तहत यह 20 सितंबर से पूरे केरल में 20 सितंबर से 1 महीने तक चलने वाला व्यापक टीकाकरण होगा। इसके तहत उन कुत्तों को इस प्रकार से नहीं कि मतलब निर्दयता से मारा जाएगा, उनको इंजेक्शन देके उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको मारा जाएगा, ठीक है। और ये टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, मतलब ठीक है। मतलब इस चीज़ से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेगा, कि सुप्रीम कोर्ट अगर अनुमति दे देता है तो हम क्या करेंगे, उसको 20 सितंबर से 1 महीने तक चलाने वाला एक व्यापक टीकाकरण अभियान है, ठीक है। इसके तहत प्रतिदिन 10,000 कुत्तों को टीका लगाया जाएगा। दस 10,000 कुत्तों का किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। कि मतलब हम क्या करेंगे, प्रतिदिन 10,000 कुत्तों का क्या करेंगे, टीकाकरण करेंगे, जिसके तहत क्या होगा, वहाँ की उनकी आबादी क्या हो, दिन प्रतिदिन क्या हो, घटे, बहुत ज़्यादा कमियाँ। फिर इन 10,000 कुत्तों को क्या किया जाएगा, उनको मतलब उनके जो भी जानवर की या दफनाया या जलाया, जिस प्रकार से भी इनका क्या किया जाएगा, इनके शरीर का निदान किया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त पर, सिर्फ हिंसक कुत्तों के लिए, सभी के लिए नहीं है कि छोटे बच्चों को नहीं मारा जाएगा, सिर्फ जो हिंसक हैं, बड़े बड़े कुत्ते हैं, जो कि क्या होते हैं, किसी भी इंसान के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब केरल के बारे में बताते हैं। केरल के कैपिटल और यहाँ के सीएम, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच को रखा है, या इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते, हाँ मतलब हिंसक कुत्ते हैं, करते हैं, मतलब ये चीज़ करना भी ठीक है। और एक तरीके से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं, इस प्रकार की ये क्या है, जंतु को हानि है, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन क्या है? यहाँ के सीएम है। मतलब कि एक तरीके से आप लोग को बताई जाए कि इस प्रकार की क्या कर रहे हैं ये लोग, अभियान चला रहे हैं जिसके तहत क्या किया जाएगा, इस प्रकार के मतलब लोगों के लिए इतनी अच्छी सोच है। वहाँ के शिक्षित लोग हैं, देखिए उन लोग इतने साक्षर मतलब लोग हैं, उनके पढ़े लिखे लोग हैं कि किसी भी चीज़ को बेवजह नहीं करेंगे वो। ठीक है, अपने यहाँ देखिए यूपी में, बिहार में इस प्रकार की समस्या रोज़, एक बार यूपी में भी बहुत घटनाएं होती हैं रोज़ प्रतिदिन कि आवारा जानवर छोटे बच्चों को क्या करते हैं तो मार कर खा लेते। ठीक है, बहुत सारे मतलब जंतुओं को भी हानि पहुंचाते हैं आवारा कुत्ते। ठीक है, दूसरे पालतू जानवरों को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी यूपी सरकार इस चीज़ के लिए, या बिहार सरकार, कोई भी सरकार इस प्रकार के लिए कुछ नहीं कर रही। परंतु केरल ने क्या किया अपने राज्य के लिए, सिर्फ जब केरल राज्य का देखेंगे कोई दूसरा राज्य कि हाँ इस प्रकार की सेवाओं का मतलब जी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कि इस प्रकार की समस्याओं को कम किया। ठीक है, जब 1 महीने तक इस तरह चलेगा, फिर जब हिंसक कुत्ते खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होंगे, नए कुत्ते जन्म लेंगे तो वो हिंसक नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी उनके लिए कहीं ना कहीं फिर 1 साल में फिर एक बार ऐसे करते हुए कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक क्या किया जाएगा, इस प्रकार के अभियान को लगातार दिया जाएगा आने वाले साल के अंतर में। ठीक है, कि 6 महीने में 6 महीने 4-6 महीने में इस प्रकार की योगदान दिया जाएगा। जब हिंसक कुत्ते ही नहीं होंगे, इस प्रकार की समस्या को पहले से ही कंट्रोल कर लिया जाएगा तो लोगों को हानि कम पहुंचेगी। ठीक है, पीएम मोदी ने मृतकों को 2 लाख की अनुग्रह 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। पीएम मोदी ने बोला कि मृतकों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। ये कहाँ पे हुआ और ये किस प्रकार की घटना है, इसको आपको पूरा समझाते हैं। इसमें क्या हुआ था, सिकंदराबाद में 12 सितंबर को। ठीक है, सिकंदराबाद में 12 सितंबर को एक शोरूम में, किसमें, एक शोरूम में क्या हुई थी, आग लग गई। ठीक है, क्या हुआ, एक सिकंदराबाद में 12 सितंबर को शोरूम में क्या हो गई, आग लग गई। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, 8 लोग मारे। ठीक है, गए 8 लोग मारे प्लस 13 घायल हुए। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया पीएम मोदी ने, क्या किया इनको किसके तहत ये दिया गया, इनको राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत, कितने, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत इस प्रकार की सेवा को दिया जा रहा। कितने, मरे हुए लोगों को 2 लाख रुपए, ठीक है, और घायलों को 50,000 रुपए क्या होंगे,
इनको देंगे, ठीक है। कौन देगी? पीएम पीएम देंगे। किसके तहत देंगे? पीएम राष्ट्रीय राहत कोष के तहत इस प्रकार की सेवाओं को दिया जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMNPNRE, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में PMNRE कहा जाता है। मतलब कि एक तरीके से देखिए, किसी प्रकार की देश में समस्या होती है तो पीएम मोदी क्या होते हैं, उनको सांत्वना दी इन लोगों को, और उनको विश्वास दिलाया कि जो घायल हैं तो उन लोगों का होगा अच्छे से अच्छा उपचार के लिए वो क्या करेंगे, अपना सहयोग देंगे और उनको क्या होंगे, मदद भी पहुंचाएंगे। मतलब कि इतनी मदद पहुंचे, कितनी, 50,000 रुपए की। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, देश के प्रति, ठीक है। देखिए पीएम मोदी के अब कृषि में भी एक बहुत अच्छी क्या होती न्यूज़ आई है आप लोग के लिए, करंट अफेयर, वो भी आप लोग देख लीजिए। भारतीय किसी और भारतीय कृषि और प्रशासनिक खाद्य उत्पादकों के निर्यात में 30% की वृद्धि देखी गई, ठीक है, वृद्धि हुई, ठीक है। क्या भारतीय कृषि और सांस्कृतिक खाद्य उत्पादन के निर्यात में क्या हुआ, 30% निर्यात की में क्या देखी गई, वृद्धि देखी गई। कि हमारे देश में जो निर्यात होता था जो 100%, उसमें क्या हो गई, 30% की क्या हो गई और बढ़ोतरी जुड़ गई, जो क्या है देश के लिए बहुत अच्छी क्या है खबर है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देश का किसी प्रकार की अगर मटेरियल अगर बाहर बिकता है तो देश में क्या होता है, पैसा आता है, ठीक है, और देश के क्या होते हैं काम में लगता है, और उन लोगों के काम में लगता है जो कृषक हैं, और भी बहुत सारी खाद्य प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए इस प्रकार के पैसे का यूज़ किया जाता है, और कृषियों के लिए भी क्या किया जाता है, इस प्रकार के पैसे का यूज़ किया जाता है। इसके तहत क्या क्या किया गया है, इसके तहत बताया गया है कि 2022 और 23, ठीक है, क्या हुआ, 2022 और 23 के केवल 4 माह में कितनी 30% की वृद्धि देखी गई। कितने, सिर्फ 4 महीनों में 30% की वृद्धि देखी, जिसके अंतर्गत 9,598 मिलियन डॉलर से अधिक का निर्यात। मतलब कि पैसे में आपको बता दिया गया कितना, 9,598 मिलियन, ठीक है, डॉलर से अधिक का क्या किया, निर्यात किया, सिर्फ 4 मंथ में, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखेगा, 4 महीने में, ठीक है। और इसको बताया गया कि 2022 से 23 के अंत तक कितना, 2022 से 2023 के अंत तक 23 वो मिलियन है, ये क्या है, बिलियन डॉलर से अधिक का क्या होगा, निर्यात होगा, इसको बताया गया। और इसमें एक चीज और है, वो आपको बता देते हैं, इसमें एक चीज और देखी गई कि इसके अंतर्गत जो ताजे फल और सब्जियों के निर्यात में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। किसमें, ताजे फलों प्लस सब्जियों के निर्यात में वृद्धि। 4% की वृद्धि देखी गई, मतलब कि दर्ज की गई, कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं,
अब जो ताज़े फल और सब्जियों का भी क्या हो रहा है, अपने देश से क्या हो रहा है, निर्यात हो रहा है, जिसमें क्या हुई 4% की वृद्धि आई। ये भी अपने लिए क्या बहुत ज़्यादा क्या है अच्छी सूचना है, क्योंकि 4 से 40 होने में टाइम नहीं लगेगा और देश में क्या होगी, इस प्रकार की ज़मीन बहुत है अभी अपने पास, कम से कम 60% अभी अपने देश की भूमि पर क्या होती है, खेती होती है, जो मतलब जंगल है, जिसके अंतर्गत 30-40% पे क्या होती है, खेती होती है। 30-40% जंगल वाला भाग है, और जो 40% है उसमें जंगल गांव है, ठीक है। 40% में गांव है, 20% देखिए 20% में क्या है, 20 से 25% में सिटी है, ठीक है। 50% में मान लीजिए 35% में जंगल है, और बाकी का जो बचा है 40% उसमें क्या होती है, खेती होती है। इस प्रकार से आप लोग छोटे छोटे उसमें भाग में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ आंकड़े गलत भी होते हैं, कुछ आंकड़े सही भी होते हैं, इसको एक अलग अलग टाइप से अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक और पॉइंट है भारत की के विषय में, ठीक है, उसको और पढ़ लीजिए, बस वो आज का लास्ट पॉइंट है। भारत बिजली अवशिष्ट राष्ट्र बना, ठीक है। क्या हुआ, भारत बिजली अवशिष्ट राज्य बना, ठीक है। क्या हुआ, भारत एक बिजली अवशिष्ट राज्य के रूप में क्या हुआ, जाना जाता है। इसमें भारत में क्या हुआ, भारत अवशिष्ट राष्ट्र मतलब इस हद से ज़्यादा बिजली बनाना, ठीक है। अवशिष्ट मतलब एक पूरी दुनिया में, ठीक है, ये पूरी दुनिया में कितना 4 लाख मेगावाट, कितनी 4 लाख मेगावाट से अधिक स्थापित बिजली है, कि इतने प्लांट अपनी पूरे भारत में कि वो कितना कहते हैं 4 लाख मेगावाट से अधिक का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जो क्या अक्षीय ऊर्जा में, ये क्या है, एक अक्षीय ऊर्जा है, ठीक है। ये क्या है जी, अक्षीय ऊर्जा, जिसके अंतर्गत ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक बन गया कौन, भारत। अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक करने वाला क्या बन गया, देश बन गया। इसके अंतर्गत ये 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त है, जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त है। जीवाश्म गैर जीवाश्म मतलब जिसमें पेट्रोल वगैरह का क्या ना हो, यूज़ ना हो, ठीक है, पेट्रोल ना हो, इसमें मतलब यूरेनियम वगैरह आते हैं, इसमें प्लांट आते हैं यूरेनियम के प्लांट, पन विद्युत, ठीक है, और समुद्र से ज्वार भाटा से भी ऊर्जा बनती है। इस प्रकार से क्या होता है कि 40% जो ऊर्जा है, मतलब 4 लाख मेगावाट में जो 40% वो क्या है, गैर जीवाश्मी का मतलब पूरी तरह से पेट्रोल डीजल पर क्या है, निर्भर नहीं है, ठीक है। पेट्रोल डीजल कोयला, जीवाश्म में कोयला भी आता है, इस पर निर्भर नहीं है, ठीक है। सोलर पैनल भी बहुत हैं, सोलर पैनल से 40% के अंतर्गत इसमें भी सोलर पैनल भी आते हैं, ठीक है। और यह 2020 में बढ़कर 1,38,337 गीगावाट घंटे हो गई, मतलब कि ये 2020 में ही क्या कर दिया था, हमारे देश ने क्या किया था, रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसके तहत बताया जाता है कि यह 1,38,337 गीगावाट प्रति घंटा हो गई थी क्या, बिजली बनने की वो उत्पादन क्या होगा, बिजली का उत्पादन, ठीक है। तो आप लोगों को क्या रखना है कि हमारा राष्ट्र क्या बनेगा, भारत बिजली अधिशेष
राष्ट्र बन गया जो कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हम लोग नेपाल को भी बिजली देते हैं। क्यों? उन लोगों को क्या होता है, देखिए नेपाल में क्या होता है, कुछ चीज़ों की वजह से वहाँ पे इतनी बिजली नहीं बनती, पानी भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो देश एक मतलब आश्रित देश नहीं, खैर मतलब बचा रहे एक तरीके से। जैसे कि तिब्बत पूरा ख़त्म हो गया, आप लोगों को तो पता ही है, नहीं पता हो तो सर्च कर लीजिए कि चाइना ने तिब्बत को किस प्रकार से ख़त्म किया। ठीक है, और आप लोग समझदार हो, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।